नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आइए कमेंट में जल्दी से यार इसका रिमोट ढूंढ के लो। हाँ जी। कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। चलो जी, टॉपिक बता दो। लास्ट टॉपिक क्या कराया था, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। एक बार टॉपिक बता दो जल्दी से। अच्छा, एशिया कॉन्टिनेंट पूरा हो गया था। एक सिंगल एक सिंगल कॉन्टिनेंट बचा हुआ है और कॉन्टिनेंट का नाम है सर, कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप कॉन्टिनेंट जो है उससे और करा देते हैं, फिर आपके ये पूरे हो जाएंगे कंप्लीट। तो आप लोग आज की क्लास में हेडिंग डालोगे यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है। यूरोप कॉन्टिनेंट। ओके। यूरोप हो गया। यूरोप भी हो गया, एशिया भी हो गया। फिर कौन सा रह गया ये बताओ। अरे भाई कौन सा रह गया है? सारे कॉन्टिनेंट फिनिश। सात पूरे हुए कॉन्टिनेंट, वेरी गुड। अब बताओ क्या रह गया है। सोलर सिस्टम हो गया। सोलर सिस्टम। एक बार चलिए इन्हीं को बताने। वेरी गुड। बंद कर दे इसको थोड़ी देर। नया चैप्टर हेडिंग डालो अब। चैप्टर का नाम है सोलर सिस्टम। हिंदी में इसको कहा जाएगा सौर मंडल। सोलर सिस्टम या सौर मंडल। ओके। स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूं कि क्या क्या पढ़ना है इस वाले चैप्टर में। हमें सबसे पहले तो हमें यही डिस्कस करना है कि जो सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम पे सबसे पहले स्टडी की शुरुआत किसने की। सोलर सिस्टम पर स्टडी की शुरुआत किसने की?
सोलर सिस्टम जो है इसका अरेंजमेंट कैसा है, फॉर्मेशन कैसे हुआ, प्लेनेट, सैटेलाइट, है ना, ये सब बने कैसे, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। तो अगर मैं बात करूंगा सोलर सिस्टम की, तो सबसे पहले एक आपने एक वर्ड सुना होगा सोलर सिस्टम, देखो एक अलग चीज है। और अगर मैं बात करूंगा ब्रह्मांड, पहले ब्रह्मांड से शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड है क्या? मान के चलो आप खुले हुए आसमान, मतलब आप खुले में खड़े हुए हैं और आप ऊपर की तरफ देख रहे हो। आप ऊपर की तरफ देखने पर जब आप ऊपर की तरफ जब आप देखोगे तो आपको ना बहुत सारे पिंड दिखाई देंगे, जैसे तारे हैं, ग्रह हैं। तो आसमान में जो कुछ भी स्थित है, कैसा भी है, फर्क नहीं पड़ता, उसको आकाशीय पिंड कहा जाएगा। प्राकृतिक है और आसमान में स्थित है, उसको आकाशीय पिंड कहा जाएगा। इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है और वर्ड होता है सेलेस्टियल बॉडीज। ओके, हिंदी में कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज को आकाशीय पिंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आकाशीय पिंड? आकाशीय पिंड है क्या? वे सभी पिंड जो आसमान में स्थित हैं, उन्हीं पिंड को क्या कहा जाएगा? वे पिंड जो आसमान में स्थित हैं उनको कहा जाएगा आकाशीय पिंड। राइट, उनको क्या कहा जाएगा? आकाशीय पिंड कहा जाएगा। आकाशीय पिंड जो होते हैं उनको मिलाकर, और ब्रह्मांड में जो इन पिंडों के बीच में, ध्यान से सुनना, आप ऐसे समझ लो कि ये पूरा का पूरा इतना व्यू आपको यहां से दिखाई दे रहा है। आप यहां से गर्दन टेढ़ी करके खड़े हुए, और आपको जो पूरा का पूरा ये इतना जो एरिया आएगा, ध्यान से सुनना, अब इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा आकाशीय पिंड। ये तो हो गया सर आकाशीय पिंड, राइट। ठीक है सर, इनके बीच का जो खाली जगह है, स्पेस है, इस स्पेस को क्या कहा जाएगा? इस स्पेस को कहा जाएगा अंतरिक्ष। बात समझ आ गई? दोनों को मिला दोगे तो क्या कहा जाएगा? दोनों को मिलाकर ही ब्रह्मांड कहा जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? अब आकाशीय पिंड क्या होता है? मैंने कहा आपसे, वे सभी पिंड जो प्राकृतिक है और आसमान में स्थित है आकाशीय पिंड कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं आपसे ग्रह की, अगर मैं बात करता हूं आपसे तारे की, अगर मैं आपसे बात करता हूं उपग्रह की, इन सभी की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये सभी के सभी पिंड क्या कहलाएंगे? आकाशीय पिंड कहलाएंगे। क्या सूर्य एक आकाशीय पिंड है? आसमान में स्थित है, प्राकृतिक है, तो डेफिनेटली होगा। फिर पृथ्वी आकाशीय पिंड है, चंद्रमा आकाशीय पिंड है। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, जो कुछ भी आसमान में स्थित है आकाशीय पिंड कहलाएगा। मेरी बात अच्छे से समझ रहे ना? कमेंट करो ब्रह्मांड का मतलब समझ आया। तो मैं सीधा सीधा यूं कह सकता हूं कि सेलेस्टियल बॉडीज प्लस स्पेस इज इक्वल टू कॉस्मोस। आकाशीय पिंड और अंतरिक्ष को मिलाकर निर्माण होता है सर किसका? ब्रह्मांड का निर्माण होता है। समझ आ रहा है? किसका निर्माण होता है? ब्रह्मांड का निर्माण होता है। सर सैटेलाइट भी, नेचुरल सैटेलाइट भी आकाशीय पिंड होंगे। प्राकृतिक हो बस, कुछ भी हो, प्राकृतिक हो बस, आकाशीय पिंड कहलाएगा। बात क्लियर है? क्या कहलाएगा? आकाशीय पिंड कहलाएगा, प्राकृतिक हो। आगे बढ़ जाए जी। वेरी गुड, देखो ध्यान से। मैंने आपको बताया अभी किसके बारे में? सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। हिंदी में कहा जाएगा इसको आकाशीय पिंड। क्या होते हैं आकाशीय पिंड? तो आपका आंसर होगा all those bodies which are located in the sky। हिंदी में कहा जाएगा वे सभी पिंड जो आसमान में स्थित हैं। क्या कहलाएंगे? वही कहलाएंगे सर आकाशीय पिंड।
क्या कहलाएंगे? आकाशीय पिंड कहलाएंगे। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं अपनी तरफ से, ठीक है। और जितने लोगों के कमेंट आ रहे हैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। बट बर्थडे मेरा 25 को था, निकल चुका है, तो प्लीज आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ओके, है ना। क्या क्या आ जाएगा इसमें, तो ध्यान से समझना। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं हम इसमें, स्टार आ जाएंगे, प्लेनेट आ जाएगा, स्टार है, प्लेनेट है, सैटेलाइट है ना, कॉमेट्स है, और एस्टेरॉइड्स हैं, यानी तारा और ग्रह, उपग्रह, फिर आ जाएगा पुच्छल तारा, और फिर आ जाएगा एस्टेरॉइड का मतलब क्या हो जाएगा? क्षुद्र ग्रह। क्लियर है यहां तक? अब आ जाओ अगले पॉइंट पे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कॉस्मोस क्या होता है? तो कॉस्मोस में सीधा सीधा ऐसे लिख लो, सेलेस्टियल बॉडीज प्लस स्पेस। ये क्या क्या हो जाएगा इसमें? आकाशीय पिंड प्लस अंतरिक्ष। ठीक है, ये हो गया सर ब्रह्मांड। अब बात यह आ जाती है कि ब्रह्मांड का अध्ययन करने की शुरुआत किसने की? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टॉलेमी। और ये बात है उस टाइम की 140 ईस्वी की, जब कुछ भी रिसोर्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता था। तो टॉलेमी जो थे, इन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी स्टार्ट की थी कॉस्मोस की। और टॉलेमी ने कहा था कि ब्रह्मांड की संरचना कैसी है। किसने? टॉलेमी ने। टॉलेमी ने कहा कि ब्रह्मांड की संरचना किस प्रकार की है या कैसा दिखता है ब्रह्मांड। तो टॉलेमी ने बताया लोगों को कि सर ब्रह्मांड जो है ये दिखता है कैसा? ये दिखता है जियोसेंट्रिक। ये दिखता है कैसा? ये दिखता है भूकेंद्रीय। टॉलेमी के बारे में ऐसा माना जाता है कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे उस टाइम के। इन्होंने लोगों से पूछा, बोले यार एक बात बताओ, सूर्य कहाँ निकलता है? बोले पूरब में निकलता है। सूर्य पूरब में निकला और पूरब से निकलने के बाद पश्चिम में जाके छिप गया। बोले सुबह यहां होता है सूर्य, दोपहर के टाइम पे एकदम सर के ऊपर होता है, और लास्ट में जाके इधर जाके छिप जाता है। उन्होंने कहा कि भाई इससे तो हमें यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूर्य गति कर रहा है और पृथ्वी जो है हमारी ये क्या है? स्थिर है। पृथ्वी स्थिर है, सूर्य गति कर रहा है। मेरी बात समझ रहे ना? वेरी गुड। इन्होंने कहा जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस है। जियो मतलब, अरे सीधा सीधा यूं लिख लेते हैं, जो अर्थ है, अर्थ कहां पर है? सेंटर पर है। किसकी? ब्रह्मांड के केंद्र में है। और सन क्या कर रहा है? सन जो है ये क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि जो सूर्य है वो चक्कर काट रहा है। जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस दी गई टॉलेमी के द्वारा। कब? ये दी गई 140 एडी में। मेरी बात समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। धीरे धीरे करके और नए नए आविष्कार होते चले गए, नए नए आविष्कार होते चले गए। भाई साहब 1540 ईस्वी में, यानी ठीक 1400 साल बाद, 1543 में, सॉरी, ठीक लगभग 1400 साल बाद एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम कॉपरनिकस था। पोलैंड के रहने वाले थे। कॉपरनिकस ने ये वाली बात बताई कि कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई साहब, ऐसा कैसे हो जाएगा कि पृथ्वी जो है वो स्थिर सूर्य चक्कर लगा रहा है। उन्होंने पूरी हाइपोथेसिस को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि जो अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, तो हेलियोसेंट्रिक है। हेलियोसेंट्रिक इन द सेंस सूर्य केंद्रीय है। सूर्य केंद्रीय का मतलब क्या हुआ कि सूर्य केंद्र में स्थित है, लेकिन पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी चक्कर काट रही है, ना कि सूर्य। अब वैसे देखा जाए करेक्ट कौन थे? तो अगर वैसे देखा जाए तो वैसे तो सर जो कॉपरनिकस थे उन्होंने सही बोला कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। लेकिन कॉपरनिकस ने इसी टाइम पर एक मिस्टेक कर दी। कॉपरनिकस ने यह बोल दिया कि सूर्य स्थिर अवस्था में है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सूर्य है वो भी स्थिर अवस्था में नहीं है।
पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है, और सूर्य जो है वो आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो फाइनल जो हमें जो फाइनली जो हम यूं कह सकते हैं जो पॉइंट मिला, या जो हमें समझने को पॉइंट मिला, वो ये मिला कि जो सूर्य है वो सूर्य आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ब्रह्मांड में स्थिर कुछ भी नहीं है, सब कुछ घूम रहा है। बात समझ आ रही है? कमेंट करो, पूरी बात समझ आई है नहीं? तो पहली हाइपोथेसिस किसने दी? टॉलेमी ने दी, और क्या नाम दिया? जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस दी। दूसरी हाइपोथेसिस की अगर मैं बात करूंगा तो दूसरी हाइपोथेसिस को कहा गया हेलियोसेंट्रिक। इसको कहा गया सूर्य केंद्री। ओके, सूर्य केंद्री। ओके, सूर्य केंद्री में क्या कहा जाएगा? सूर्य केंद्र पर है, पृथ्वी क्या कर रही है? पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, ठीक है। सूर्य कहां पर है? केंद्र में है। पृथ्वी क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। ओके, नोट कर दो इसको। नोट कर दो, बढ़िया समझ आ रहा है? मैं साइड में उधर करो, जल्दी से नोट। कॉपरनिकस ने कहा था सूर्य केंद्रीय अवधारणा को। कॉपरनिकस ने दिया था इस अवधारणा को 1543 में। और हकीकत बात बताऊं मजेदार, कहा कुछ भी नहीं जा सकता, सब कुछ एज्यूम किया हुआ है, मान लिया गया है कि पृथ्वी के अंदर 6371 किलोमीटर की गहराई में ऐसा कुछ है। एज्यूम किया हुआ है, मान लिया ऐसा कुछ होगा। ओके, चलिए जी, यहां तक पूरा हो गया। अब आते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। मैं आपको एक छोटा सा एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हालांकि वो थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, बिग बैंग का सिद्धांत बस इतना पूछ लेगा कि बिग बैंग का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। लेकिन मैं आपको वो भी इंट्रोड्यूस करा देता हूं कि बिग बैंग का सिद्धांत है क्या, क्या कहता है बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग की अगर मैं बात करूंगा कि भाई साहब बिग बैंग है क्या, बिग बैंग थ्योरी, इसको कहा जाता है महाविस्फोट सिद्धांत। इसे कहा जाता है महाविस्फोट सिद्धांत। बिग बैंग की अगर मैं बात करूंगा तो बिग बैंग क्या एक्सप्लेन करता है? बिग बैंग एक्सप्लेन करता है कि जो आज का ब्रह्मांड है, वो आज का ब्रह्मांड आखिरकार बना कैसे है। ओके, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये बताता है क्या? द फॉर्मेशन ऑफ कॉस्मोस। ब्रह्मांड का निर्माण, क्लियर है? ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक
साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेमेंटर। नाम क्या था? जॉर्ज लेमेंटर। लेमेंटर नाम के एक वैज्ञानिक थे। लेमेंटर नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि अगर हम बैक इन टाइम में जाएं, दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, अगर हम बैक इन टाइम में जाएं तो बैक इन टाइम में जाने पर क्या पता चलेगा हमें, पूरे के पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत एक क्लस्टर से होती है, एक मटर के दाने जैसे क्लस्टर से होती है। ओके, ये किससे होती है सर? ये होती है इसकी शुरुआत क्लस्टर से, एक पिंड से होती है। क्लस्टर का मतलब दाना, ऐसे समझ लो। इन्होंने कहा कि शुरुआत में ब्रह्मांड का जो मैक्सिमम मास था, ब्रह्मांड का जो मैक्सिमम मास था, जो जो कुछ भी ब्रह्मांड में द्रव्यमान मौजूद था, एक जगह स्थिर था, वो एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट था। और इसी क्लस्टर को या सिंगल पॉइंट को क्या नाम दिया? इसी क्लस्टर या सिंगल पॉइंट को क्या नाम दिया? इसको नाम दिया गया सिंगुलैरिटी। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया सिंगुलैरिटी। हिंदी में कहा गया इसको विलक्षणता। सिंगुलैरिटी या विलक्षणता, बात समझ रहे हो? इन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड की अगर हम बात करेंगे तो पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान एक ही जगह केंद्रित था और नहीं था। इसको विलक्षणता कहा गया। और विलक्षणता में था क्या? तो आपका आंसर होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान केंद्रित था। बात क्लियर है यहां तक? द्रव्यमान केंद्रित था पूरा का पूरा एक जगह। आगे लेमेंटर ने कहा कि धीरे धीरे क्या हुआ, अब तो अब कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा कि जो थोड़ा बहुत पिंड आसपास यहां पे द्रव्यमान यूं फैला हुआ था, ठीक है ना, ये इधर उधर फैला हुआ था। क्लियर है? इन्होंने कहा कि इसका ग्रेविटेशन बढ़ा। ग्रेविटेशन से क्या किया इसने? थोड़ा बहुत जो इधर उधर फैला हुआ था उसमें अट्रैक्शन हुआ। ठीक है ना, मैं इस सिंगुलरिटी में क्या हुआ? इस सिंगुलरिटी का ग्रेविटेशन बढ़ा, इसका ग्रेविटेशन हाई हुआ, इसका गुरुत्वाकर्षण जो था, इसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ा। और जो गुरुत्वाकर्षण बढ़ा, उस गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ क्या? गुरुत्वाकर्षण जब बढ़ा ना, तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से इसमें आकर्षण बढ़ा। आकर्षण या अट्रैक्शन बढ़ा। गुरुत्वाकर्षण बढ़ा तो अट्रैक्शन भी बढ़ गया। क्लियर है? और जब इसमें अट्रैक्शन हुआ तो अट्रैक्शन के कारण कोलिजन हुआ, पदार्थ आपस में टकरा गई। क्या हुआ सर? कोलिजन हुआ, टकराव हुआ, पदार्थ जो थे वो आपस में टकरा गए। और जब पदार्थ आपस में टकरा गए तो टकराने के कारण ही क्या हो गया भाई साहब? विस्फोट हो गया। स्टेप बाय स्टेप समझते चल रहे हो ना? इसके कारण क्या हो गया? विस्फोट हो गया। क्लियर है? दोबारा सुनो, सिंगुलरिटी में क्या हुआ? ग्रेविटेशन इंक्रीज हुआ। ग्रेविटेशन इंक्रीज होने पर अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ। और अट्रैक्शन जब इंक्रीज हुआ तो अट्रैक्शन के इंक्रीज होने पर सर क्या हुआ? सर आपको साफ दिख रहा है सर, कोलिजन हुआ। आपस में टकराए, आपस में टकराने के कारण विस्फोट हो गया। जैसे विस्फोट हुआ ना, पदार्थ इधर उधर फैल गया। ओके, तो विस्फोट के बाद क्या हुआ? जो पदार्थ था ना, वो पदार्थ फैल गया। राइट? जो मैटर था, मैटर क्या हो गया? मैटर स्प्रेड हो गया। पदार्थ जो था, पदार्थ की अगर मैं बात करूंगा तो पदार्थ फैल गया, स्प्रेड कर गया। जब पदार्थ फैला तो पदार्थ के फैलने पर क्या हुआ? ध्यान से समझना। कुछ मैटर ऐसा था जो गर्म ही रहा, है ना, पदार्थ गर्म रहा। और कुछ पदार्थ ऐसे थे, पदार्थ ठंडा हो गया। क्लियर है? जो पदार्थ गर्म रहा उस पदार्थ से क्या बन गए? इससे तो निर्माण हुआ तारे का। जो पदार्थ ठंडा हो गया उससे निर्माण किसका हुआ?
उससे निर्माण हो गया ग्रह का और उपग्रह का। यह कहा गया है पूरे के पूरे बिग बैंग थ्योरी में। कमेंट करके बताओ समझ आया नहीं आया। बहुत सिंपल सा है कि ब्रह्मांड में पहले विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद पदार्थ इधर उधर फैल गया, और पदार्थ इधर उधर फैलने के बाद जो ठंडा हो गया वो तो ग्रह में बदल गया, और जो ठंडा नहीं हुआ वो बदल गया किसमें? तारे में। ठंडा क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण है ना, इसके पीछे कारण है क्योंकि उसके अंदर नाभिकीय संलीन क्रिया शुरू हो गई। पूरा समझ आ गया बढ़िया तरीके से? कमेंट फास्ट, आगे बढ़ जाएं। वेरी गुड जी। फिर क्या हुआ, लगभग 2010 के समथिंग अबाउट की बात है। आपने क्या नाम है देखा होगा, उस टाइम पे आप आई थिंक 10th या 11th क्लास में होगे। न्यूज़पेपर में एक बड़ी सी मशीन का फोटो आता था, कहते थे जी जमीन फट सकती है, कुछ भी हो सकता है। महामशीन प्रयोग हुआ था स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, जिसे एलएचसी प्रयोग कहा गया था। यहीं पे नोट करके लिख लेना। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ओके, हिंदी में कहा जाता है इसको महामशीन प्रयोग। शॉर्ट में लिखा जाता है इसको LHC, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। क्लियर है? LHC प्रयोग जो हुआ था ये कहां हुआ था सर? ये प्रयोग हुआ था जेनेवा में। ये प्रयोग कहां पे हुआ था? जेनेवा में। और इसी प्रयोग ने क्या किया था, ये बिग बैंग को सिद्ध किया। कि हां ऐसा कुछ हुआ है। क्लियर है? और इसी प्रयोग के दौरान कुछ नए पार्टिकल्स को डिस्कवर किया गया था, जिनको कहा गया था क्या? गॉड पार्टिकल्स। गॉड पार्टिकल्स की खोज हुई। नोट कर दो। नोट कर दो। मैरून का डाउट आ रहा है, मीन्स ये थ्योरी सही है? जी बिल्कुल। मतलब एक्सपेरिमेंट बेस पे ये काफी हद तक प्रूव हो चुका है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। एक और नया पॉइंट बताते हूँ, वीओडी में नहीं मिलेगा आपको, इस बार बताते हैं। एक और व्यक्ति है जिनका नाम था एलन संडीज, उन्होंने तो एक और चमत्कारी बात कह दी। व्यक्ति जो थे उनका नाम था एलन संडीज, और उन्होंने एक नई बात कह दी। डॉक्टर एलन संडीज ने कहा कि भाई साहब, पूरी पृथ्वी पे सब कुछ चक्रीय क्रम में होता है। चक्रीय क्रम में होने का क्या मतलब है? ब्रह्मांड में आज जो मौजूद है, ठीक है ना, ब्रह्मांड में जो आज है वो बनेगा भी और खराब भी होगा। क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हो? क्यों होगा? देखो ध्यान से। उन्होंने कहा ऐसा इसलिए होगा
इन्होंने एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया था और उसको कहा गया है पल्सेटिंग थियोरी। दोलन सिद्धांत। इसको देने वाले व्यक्ति थे एलन संडेस। एलन संडेस। एलन संडेस की अगर मैं बात करूंगा तो इन्होंने दोलन सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि भाई साहब चक्रीय क्रम में होगा सब कुछ। मैं बताता हूं, इन्होंने कहा मानकर चलो महाविस्फोट हुआ ब्रह्मांड में, राइट। इन्होंने कहा ब्रह्मांड में हो गया जी महाविस्फोट, बिग बैंग हो गया। ठीक है भाई साहब, बिग बैंग हो गया तो अच्छी बात है। जो बिग बैंग हुआ है, इस बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड क्या करेगा, कॉस्मोस जो होगा एक्सपेंड करेगा। क्लियर है। जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की अगर मैं बात करूंगा तो ब्रह्मांड क्या करेगा, ब्रह्मांड फैलेगा, एक्सपेंड करेगा। आज भी एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड करेगा, करता जाएगा करता जाएगा। और फिर क्या होगा, इन्होंने कहा एक लंबे समय के बाद, लंबा समय कितना, लगभग 460 करोड़ वर्ष, इतने साल बाद, लंबे समय के बाद क्या होगा, एक लंबे समय के बाद जो ग्रेविटेशन होगा या गुरुत्वाकर्षण होगा, गुरुत्वाकर्षण क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण रोक लगा देगा। ग्रेविटेशन क्या करेगा, इसको रोक लगा देगा। क्लियर है। गुरुत्वाकर्षण इस पे रोक लगा देगा, फिर क्या करेगा, ये सिकुड़ना शुरू करेगा। सिकुड़ता जाएगा सिकुड़ता जाएगा और फिर से क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। यानी एक साइक्लिक ऑर्डर में ब्रह्मांड बनेगा भी और साइक्लिक ऑर्डर में ही ब्रह्मांड खत्म भी होगा, है ना। ब्रह्मांड बनेगा भी साइक्लिक ऑर्डर में और साथ ही साथ अगर मैं बात करूंगा तो ब्रह्मांड जो है वो बनेगा भी और ब्रह्मांड खत्म भी होगा। क्लियर है यहां तक। इसे नोट कर दो जल्दी से, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, हो गया। बिल्कुल नेहा, कंप्लीट हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर फिर से विस्फोट हुआ तो सब लोग मरते हैं ना सर। डेफिनेटली पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, बट अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको मेहनत करनी ही है। 460 करोड़ साल तक यही सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, उसके बाद फिर कहीं कुछ होने का नंबर आएगा। आगे बढ़े, हेडिंग डालो गैलेक्सी। एक और चीज बताता हूं, देखो गैलेक्सी में क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्टार होते हैं। गैलेक्सी को हिंदी में कहा जाता है आकाश गंगा। क्लियर है जी, वेरी गुड। तो जो गैलेक्सी है या आकाश गंगा है, आकाश गंगा में से निकले हैं स्टार, इसमें से निकले हैं तारे।
बराबर। तारों में से ही निकले हैं प्लेनेट, ग्रह निकले हुए हैं, ग्रहों से निकले हुए हैं उपग्रह। सैटेलाइट, बराबर है जी। और मजे की बात यह है कि सैटेलाइट इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब जो जिसमें से निकला हुआ है, जो जिसका भाग है, ठीक है ना, जो जिसमें से निकला हुआ है और जो जिसका भाग है, वही क्या करेगा, वही उसके चक्कर लगाएगा। हो गया यहां तक। और हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें यही पढ़ना है। सबसे पहले हम आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे आकाशगंगा के बाद फिर हम बात करेंगे तारे के बारे में, फिर हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे उपग्रहों के बारे में। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ जाएं। एक कमेंट कर रहा है परमाणु हमला होने वाला है, अब मजा आएगा। पागल है क्या? तुझे क्या भाई, क्या मिल जाएगा तुझे, परमाणु हमला हो जाएगा तो? और एक और चीज, इतने सारे हथियारों का रोज कोई ना कोई कंट्री जो लॉन्च कर रहा है, मिसाइल लॉन्च हुई जा रही है, टैंक पे टैंक का निर्माण हुआ जा रहा है, एयरक्राफ्ट पे एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं। मान लेते हैं इस जनरेशन में कोई इनका इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इनका इस्तेमाल कभी होगा नहीं। कोई ना कोई तो जनरेशन ऐसी आएगी जो इसका इस्तेमाल करेगी, है ना। तो वर्ल्ड वॉर 3 तो ये मान लो कि कभी भी हो सकता है, लेकिन आज के टाइम पर हर एक कंट्री इतना दूरदर्शी है कि वो नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। लेकिन गलती से भी अगर एक ने भी कर दिया ना ऐसा कुछ, तो भाई साहब मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर गुटों में दोबारा से बढ़ जाएगा पूरा विश्व। और इसका पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ेगा, महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का बहुत बड़े स्तर पे फायदा होने वाला है, किसी का भी। पूरे वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आज का जो दौर है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है। हर एक देश किसी न किसी देश के साथ ओपन इकोनॉमी के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ओके, हेडिंग डालो गैलेक्सी। निरंजन कह रहे हैं बॉम्ब गिरा तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छे। छत से कूद जाए फिर भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। हेडिंग डालो गैलेक्सी यार। आकाशगंगा, ठीक है, गैलेक्सी या आकाशगंगा। गैलेक्सी की बात करते हैं। गैलेक्सी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि ये है क्या। गैलेक्सी है ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ स्टार। गैलेक्सी क्या है, तो आपका आंसर होगा गैलेक्सी है सर असंख्य तारों का समूह। असंख्य तारों का समूह क्या कहलाता है, तो आपका आंसर होगा असंख्य तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। इतनी बात क्लियर है? असंख्य तारों का समूह क्या कहलाता है, आकाशगंगा कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारी अपनी आकाशगंगा कौन सी है। हमारी अपनी आकाशगंगा कौन सी है? जो हमारी अपनी आकाशगंगा है ये कौन सी है सर, इसका नाम है मिल्की वे। इसका नाम है दुग्ध मेखला। और हमारी अपनी आकाशगंगा का क्या मतलब है,
हमारी अपनी खुद की आकाशगंगा का मतलब यह है कि सन जो है वो इसी में है। सन इज लोकेटेड इन दिस गैलेक्सी। इसमें क्या है? सूर्य स्थित है, और जब सूर्य स्थित है तो आकाशगंगा जो वो अपनी है। आगे अगर मैं बात करूंगा गैलेक्सी की, तो ध्यान से समझना, जो हमारी अपनी आकाशगंगा है उसकी आकृति कैसी है। शेप की अगर मैं बात करूंगा तो स्पाइरल है। आकृति कैसी है आकाशगंगा की? आपका आंसर होगा स्पाइरल है। स्पाइरल होने का क्या मतलब है? स्पाइरल होने का मतलब है कि जो आकाशगंगा है हमारी हिंदी में तो इसको कहा जाएगा सर्पिलाकार। सर्पिलाकार है, और कैसी होगी? कुछ ऐसे यूं होगी, ऐसे यूं, मतलब जैसे बोर्ड में से यूं घूमते हुए निकल के आ रही है। अगर मैं बात करूंगा हमारी गैलेक्सी की, तो ध्यान से समझना, इसका एक तो सेंटर हो गया। गैलेक्सी का जो सेंटर है इसको क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा नोन एज बल्ज। इसको क्या कहा जाता है? गैलेक्सी के सेंटर को बल्ज कहा जाता है। बात क्लियर है? गैलेक्सी का जो सेंटर है इसको क्या कहा जाता है? बल्ज कहा जाता है। जैसे मान लो ये हो गया गैलेक्सी का सेंटर, ठीक है ना? ये क्या हो गया? ये हो गया गैलेक्सी का सेंटर। ये गैलेक्सी का सेंटर हो गया, तो इसके चारों ओर ऐसे यूं करके यहां पे क्या होंगे? स्टार होंगे। क्लियर है? ऐसे स्टार होंगे, ठीक है ना? आगे अगर मैं बात करूंगा तो यहां भी स्टार होंगे ऐसे। ठीक है ना? नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो फिर और स्टार आ जाएंगे। भाई साहब लो, ऐसे है अरेंजमेंट, कुछ इस टाइप से है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं, इनको कहा जाएगा, अब क्योंकि यहां पे जो स्टार हैं वो लगातार चक्कर लगा रहे हैं, किसके? लगातार चक्कर लगा रहे हैं इस सेंटर के, जो येलो कलर का आपको दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि इस आकाश गंगा में 3 रोटेटरी आर्म है। इस आकाश गंगा में क्या है? एक तो सेंटर हो गया। सेंटर के बाद अगर मैं बात करूंगा, पहला पॉइंट इसमें तो हो गया, सेंटर हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो दूसरे पॉइंट में क्या है? इसमें 3 रोटेटरी आर्म है। इसमें क्या है सर? 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं, ठीक है? 3 भुजाएं कैसी हैं? घूर्णनशील हैं, जो लगातार घूम रही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, चलिए जी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये थर्ड आर्म है, ये सेकंड है, और ये है फर्स्ट। 3 घूर्णनशील भुजाएं हो गई, बराबर जी? वेरी गुड। सूर्य कहां है हमारा? अगर सूर्य की बात करेंगे कि जो हमारा सूर्य है ये कहां है, तो मैं लिख देता हूं यहां, सन इज लोकेटेड इन सेकंड आर्म। ठीक है ना? जो सूर्य है हमारा, सूर्य दूसरी भुजा में स्थित। सूर्य कहां पर है? दूसरी भुजा में स्थित है। क्लियर है जी? नोट कर दो उस पूरे को।
पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी भी सेकंड आर्क, जब सूर्य है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करेगी। मंदाकिनी क्या है? जो हमारी आकाशगंगा है इसी का दूसरा नाम जो है वो मंदाकिनी है। तो मंदाकिनी में और मिल्की वे में कोई फर्क नहीं है खास। हो गया? सर हमें सैटेलाइट दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि दूरी ज्यादा है इसलिए। थैंक यू गुंजन। बढ़िया रही आज की क्लास। बहुत शांत मूड में पढ़ाया है, बहुत मन लगा के शिद्दत से पढ़ाया, प्यार से, है ना? ऐसे ही पढ़ाएंगे आगे भी, न किसी पे गुस्सा किया न कुछ। और आप लोगों ने भी आज बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जितने भी उपद्रवी हैं ये हमारी क्लास में, ये नालायक आज गए होंगे कावड़ लेने, है ना? इसलिए आज कोई ड्रामा नहीं हुआ है। अभी आ जाएंगे मंडे, मंडे को रेस्ट मारेंगे आराम से। ट्यूसडे ये मतलब आज तो मंडे ही है ना? हाँ। रजत कह रहा है मजा नहीं आया। हाँ ये एक रह गया ये। होश में आ जा, होश में, कि मजा नहीं आया कि वो नहीं आया। मन लगा के पढ़ो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है जी। ओह।